हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वित्तीय वर्ष में। न्यू फाइनेंशियल ईयर में पहला आईपीओ जो मार्केट को टैप करने जा रहा है, मैक्रोटेक डेवलपर्स। जी हाँ, आपके सामने है लोधा डेवलपर्स, जिस कंपनी ने अभी हाल में अपना नाम चेंज किया है और नाम किया है मैक्रोटेक डेवलपर्स, और अपने ब्रांड नेम को मेंटेन किया है लोधा डेवलपर्स के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे इस आईपीओ की। तो ये जैसे कि हम जानते हैं, लोधा डेवलपर्स रियल एस्टेट में है और इनके जो अधिकतर प्रोजेक्ट्स हैं एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आते हैं या पुणे के आसपास। और ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1995 में और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। इनके प्रमोटर्स मिस्टर अभिषेक मंगल प्रभात लोढ़ा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं। इनको 19 साल का लंबा एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ। और राजेंद्र नरपत मल लोढ़ा, जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं और उनको 31 साल का एक्सपीरियंस है। और जो दो और प्रमोटर्स हैं, संभवनाथ इंफ्राबिल्ड और संभवनाथ ट्रस्ट, ये चार मिलकर इनके प्रमोटर्स हैं जिनकी 100% आज की डेट में शेयर होल्डिंग है। तो अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जैसा कि हम जानते हैं, ये प्राइमरीली बेसिकली अफोर्डेबल रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स में काम करते हैं। 2019 में इन्होंने लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की है और कॉमर्शियल रियल एस्टेट्स को भी डेवलप कर रहे हैं। अगर दिसंबर 2020 में देखा जाए तो इनके 91 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, 36 ऑनगोइंग हैं और 18 प्लान प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके बेसिकली पोर्टफोलियो को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो, जो कि अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में है और प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग में भी है। लेकिन यहाँ चीज़ बता दें, लगभग 2/3 बिजनेस इनका अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट से आता है। लगभग 62% जो टोटल रेवेन्यू है उनकी इस सेगमेंट से आती है और बाकी जो है प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट प्रोजेक्ट से आती है। इनका जो पोर्टफोलियो, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क पोर्टफोलियो, अभी 2019 में इन्होंने वेंचर शुरू किया है। और कमर्शियल पोर्टफोलियो, जो कि बेसिकली ऑफिस प्रोजेक्ट्स और रिटेल प्रोजेक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं इंप्रेसिव बिल्डिंग्स ऑन योर स्क्रीन्स बिल्ड बाय लोधा डेवलपर्स। तो इनके जो ब्रांड्स हैं, लोधा, कासा बाय लोधा, क्राउन लोधा क्वालिटी होम्स, ये ब्रांड्स हैं अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। लोधा एंड लोधा लग्जरी ब्रांड्स हैं इनके प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट्स में। और आई थिंक लोधा एक्सेलेंस, लोधा सुपरमेस, ये ब्रांड्स हैं ऑफिस स्पेसेस में, जो कि वेल नोन ब्रांड्स हैं बॉम्बे रीजन में। इनके जो पार्टनर्स हैं, इन्होंने ये सबसे अच्छी बात की है कि इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है प्रोफेशनल्स के साथ और लीडिंग सप्लायर्स के साथ, ताकि ये अपने प्लान्स को ट्रांसलेट कर सकें प्रॉपरली। और इनका जो एम है टू डिलीवर द फाइनेस्ट एंड लग्जरी आर्किटेक्चरल डिजाइन, होम ऑटोमेशंस, फिटिंग्स एंड फिनिशेस, लैंडस्केपिंग एंड लाइफस्टाइल। तो हम देखेंगे इन्होंने वर्ल्ड क्लास कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हिंदवेयर, ड्यूराविट जर्मनी, जगवार, अरिस्टन इटली, स्मैग इटली, कैफे इटली, एंड सो मेनी अदर कंपनीज, अल्ट्राटेक फॉर सीमेंट्स, फिनोलेक्स, HRN जॉनसन, कैरियर्स, हिटाची, मित्सुबिशी, ओटिस यूएसए, शिंडलर स्विट्जरलैंड। तो अगर देखें तो एक लंबी लिस्ट है जहां की इन्होंने टाइप कर रखा है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट आइटम्स के लिए, जो कि ये कस्टमर्स तक जो मार्केटिंग करते हैं। एक तो इनकी अपनी इन हाउस मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, जो कि सपोर्टेड है एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। मल्टीपल चैनल से ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में एज वेल एज NRI मार्केट्स में। जो बेसिकली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, वहाँ भी इनके चैनल पार्टनर्स हैं, यूनाइटेड किंगडम में, सिंगापुर में एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं इनके परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले बात करते हैं इनके एसेट्स की। अगर 18 को कंपेयर करें दिसंबर 20 के 9 मंथ्स के रिजल्ट्स के साथ, तो 47,800 करोड़ से एसेट्स घट के 40,594 करोड़ आए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि इनके एसेट्स गिरते जा रहे हैं। और अगर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर में भी कोई ग्रोथ नहीं है। अगर मार्च 18 के फाइनेंशियल ईयर से अगर मार्च 20 का फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करें तो 13,726 से घटकर टर्नओवर इनका 560 करोड़ हुआ है। अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो लगभग 19-20 को कंपेयर करें 18-19 से, 18-19 को कंपेयर करें 17-18 से, तो 13,726 से घटकर टर्नओवर 11,978 करोड़, फिर थोड़ा बढ़कर 12,560 करोड़, 1790 करोड़ के आसपास था 17-18 में, वो घट के 744 करोड़ हो गया है। इनके मार्जिन्स भी काफ़ी कम है, 13% के आसपास, जो घट के 5.9% रह गए हैं 19-20 में। और अगर इनके 9 मंथ्स के रिजल्ट्स पे नज़र डालें तो 9 मंथ्स में इन्होंने सिर्फ 3,160 करोड़ का बिजनेस किया है और
जिसमें 264 करोड़ का लॉस है एट दी पीएटी लेवल। हालांकि कंपनी के अपने रीजंस हैं इसके लिए, कोविड भी एक रीज़न है, और इनका ये कंपनी ये चर्चा करती है कि इनका जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है उसके जो नॉर्म्स हैं उसकी वजह से टर्नओवर इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये नॉर्म्स उनके शुरू से रहे हैं, तो इसीलिए ये एक एक्सेप्टेबल रीज़न नहीं है टर्नओवर कम होने का, एक चिंता का कारण जरूर है। और अगर बाकी पैरामीटर्स की बात की जाए तो ईपीएस इनका 45 से घटकर 18.5 आया है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 101 से घट के 17.8 हुआ है। एनएवी जरूर बढ़ा है क्योंकि इन्होंने आज तक कोई डिविडेंड नहीं दिया लास्ट 3 फिजिकल्स में, और अभी तक जो 9 मंथ्स हुए हैं उसमें भी अभी तक कोई डिविडेंड नहीं है। इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, पीयर्स की बात करें तो लिस्टेड प्लेयर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियल्टी, पीरामल रियल्टी, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, देन ऑफ कोर्स हीरानंदानी, ब्रिगेड, टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी। और अगर इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करें इनके पीयर्स के साथ तो मैक्रोटेक का अगर हम देख सकते हैं कि इनका टोटल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है 12,560 करोड़ का। ईपीएस अगर कंपेयर करें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स का 29.69 है जो कि हाईएस्ट है। अगर एनएवी को कंपेयर करें तो डीएलएफ की जो एनएवी है वो 139 है, यानी कि 65 टाइम्स, क्योंकि इनका फेस वैल्यू 2 रुपये है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जरूर इनका अच्छा है, 17.8 है। जो आप पी रेशियोज देख रहे हैं ये 16 मार्च के रेट्स के बेसिस पे है, और जो पी रेशियो मैक्रोटेक का है वो अपर बैंड को लेते हुए और जो ईपीएस है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। अब अगर इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की एनालिसिस की जाए तो जैसा कि हमने देखा कि एक लार्जेस्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है, इनका स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया एंड एनआरआई मार्केट्स एज वी सॉ। इनकी ब्रांड इक्विटी अच्छी है, प्रीमियम प्राइसिंग है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है। अगर वीकनेस की बात की जाए तो इनके जो रेजिडेंशियल बिजनेस हैं सब्जेक्ट टू रेरा की हम जैसे जानते हैं, और आजकल रेरा में कंप्लायंस इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं, और इनके भी कुछ कंप्लायंस इश्यूज रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिलेड डिलीवरीज, और कुछ लिटिगेशंस भी उसको लेकर चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि इनके ऑपरेशंस या किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर के ऑपरेशंस अफेक्ट होते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस के बेसिस पे, स्टैम्प ड्यूटीज़ के बेसिस पे। अगर कोई भी चेंज इनमें होता है तो इनके बिजनेस डेफिनेटली इफेक्ट होता है। और रिसेंट पास्ट में इनका नेगेटिव कैश फ्लोज रहे हैं, और ऐसी डीआरएचपी में ये भी बोला है कि इन्होंने कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी नेगेटिव कैश फ्लोज ही रहें फ्यूचर में भी। और इनका सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेट है 18,662 करोड़ का 31 दिसंबर 2020 में। हम देखेंगे कि कुछ पोर्शन डेफिनेटली लगभग इसका 10% जो है जो इस इश्यू से आ रहा है उससे इनका डेट कम होगा, लेकिन फिर भी एक सब्सटेंशियल डेट है जो कि इनके फ्यूचर फाइनेंसिंग को अफेक्ट कर सकता है या इम्पैक्ट कर सकता है। इनकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, इनका इन्होंने प्रोविजन नहीं किया है 782 करोड़ का। अगर ये इनको मटेरियलाइज होती हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बड़ा असर ये भी डाल सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली हाउसिंग सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। रेजिडेंशियल यूनिट्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ रही है, और ग्रोइंग डिमांड है ऑफिस स्पेसेस की और कमर्शियल हब्स की, एंड स्पेशली ऑफ दी ब्रांड विच दे आर इनटू। थ्रेट्स की अगर बात किया जाए तो जैसे कि हमने देखा इनके बिजनेस सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है, तो एक रीज़न इनका कोविड भी है। लास्ट 45 डेज ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 हैज़ बीन सीरियसली इम्पैक्टेड। अनफॉर्चुनेटली 21-22 भी एक बिग क्वेश्चन मार्क हो गया है, स्पेशली इन द महाराष्ट्र रीजन एंड द मुंबई एंड द पुणे रीजन देयर आर राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना। तो आगे चल के ये कोरोना किस तरह इशू सॉल्व होता है या इशू बढ़ता है, इस पर डिपेंड करेगा कंपनी का बिजनेस भी, और आगे चल के देखना है कि होता क्या है। रियल इस्टेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इनकी जो जोग्राफिकली लोकेटेड है, कंसंट्रेटेड हैं, जैसे कि हमने देखा एमएमआर और पुणे रीजन में, और अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं वहीं सबसे ज़्यादा केसेस हैं। अगर ये वेल स्प्रेड होते या तो ये इश्यूज हो सकता कुछ कम होते। अगर इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 7 अप्रैल को इशू खोलेगा, 9 अप्रैल को इशू बंद होगा, फेस वैल्यू 10 रुपये है, आईपीओ प्राइस 483 से 486 रुपीज़ है, मार्केट लॉट 30 शेयर्स का है, और मिनिमम एप्लीकेशन 14,580 की और मैक्सिमम 390 शेयर्स यानी 13 लॉट्स अप्लाई कर सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर्स 1,89,500 में, और लिस्टिंग इसकी बीएसई एनएसई दोनों पे होगी। इशू साइज 2500 करोड़ का होगा। यहाँ एक बात इन्वेस्टर्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी का तीसरा अटेम्प्ट है आईपीओ लाने का। इससे पहले 2 अटेम्प्ट हुए थे सितंबर 2009 में। पहला अटेम्प्ट जिसमें फेस वैल्यू 5 की थी और
जो इशू साइज था 2790 करोड़ का था। और अप्रैल 2018 में भी फेस वैल्यू 10 के साथ इशू साइज 3750 करोड़ का कंपनी ने लाने की कोशिश की थी, लेकिन दे हैड टू शेल द इश्यूज एट बोथ द टाइम्स। और अब 3 BRLM चेंज हुए हैं, एक ने विड्रॉ किया है और अब ये इशू आया है 2500 करोड़ के बिजनेस के साथ। अगर टाइम टेबल की बात की जाए तो ओपनिंग डेट 7 अप्रैल, क्लोजिंग डेट 9 अप्रैल, 16 को अलॉटमेंट, 19 को रिफंड, 20 अप्रैल को क्रेडिट ऑफ शेयर्स और 22 अप्रैल को लिस्टिंग डेट। दीज आर द टेंटेटिव डेट्स। प्रमोटर्स होल्डर्स की बात की जाए तो अभी 100% है, जो घट के 88.5% रह जाएगी। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी प्रमोटर्स को, फिर फर्दर इक्विटी 100 और 1000 रुपीज़ के रेंज में इशू की है बिटवीन 2005 एंड दिसंबर 2016। और बोनस शेयर्स ने लिबरल बोनस रेशियोज में बोनस शेयर्स इशू किए हैं 15:1 में सितंबर 2008 में, 99:1, 1 for 12 इन सितंबर 2009 एंड 5 for 2 इन दिसंबर 2017। और इसीलिए इसकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो वेरी कर रही है 2400 नील से लेकर 760 रुपये तक। जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है, तो पहला तो है कि एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को कम करना। 1500 करोड़ 2500 करोड़ में से इस खाते में जाएगा और 375 करोड़ में ये एक्वायर करेंगे लैंड की और लैंड डेवलपमेंट राइट्स की, और बाकी जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जाएगा। जो कोटा है QIBs के लिए 50% है, रिटेल कोटा 35% तक है और NIBs के लिए 15% है। तो अब करना क्या है इन सब एनालिसिस के बाद? एक की टेकअवेज देख लेते हैं, मोटी मोटी फिर से चर्चा कर लेते हैं। लार्जेस्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ब्रांड इक्विटी है, प्रीमियम प्राइसिंग है, फेवरेबली कंपेयर्ड विद पीयर्स, जैसे कि हमने देखा काफ़ी पैरामीटर्स पे, कोलैबोरेशन विद लीडिंग सप्लायर्स है। लेकिन अगर नेगेटिव्स देखें तो इनके लार्ज अमाउंट ऑफ डेट है, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव कैश फ्लोज इन रिसेंट पास्ट, दिसंबर 20 परफॉर्मेंस हैज़ बीन इम्पैक्टेड एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका कि टर्नओवर लगातार कम हुआ है, प्रॉफिट्स कम हुए हैं। और आज के माहौल को देखते हुए, जबकि इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, ओनली रिस्क से भी इन्वेस्टर्स कैन टेक ए रिस्क, अदर्स कैन सेफली स्टे अवे फ्रॉम दिस इश्यू बिकॉज देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द सेकेंडरी मार्केट एट डिसेंट वैल्यूएशंस। और आने वाले दिनों में हो सकता है IPOs भी अच्छे वैल्यूएशंस के साथ आएँ। और जो हमारा एक्सपीरियंस जनवरी टू मार्च का रहा है वो थोड़ा सा IPO को लेकर डिफ़िकल्ट रहा है, जिसकी हम एनालिसिस सून ही आपके सामने लाएंगे, जिसमें हम सारे IPOs जो जनवरी टू मार्च के बीच में आए उसकी एक एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से IPOs ने परफॉर्म किया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, wishing you a very happy investing in the new financial year and hope that you get good and decent returns in the new financial year as you would have got in the previous financial year. Thank you very much.